देखो, आज से हम एमपीपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है, उस सिलेबस में जो उन्होंने नए टॉपिक जोड़े हैं, उन नए टॉपिक को अपन देख रहे हैं। अब देखो, आप यदि सिलेबस देखोगे और सिलेबस की प्री का सिलेबस खासकर उसमें जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में उनने बहुत सारे नए टॉपिक जोड़े हैं। अब देखो, हालांकि जो नए टॉपिक जोड़े हैं, उन टॉपिक को अपन पहले भी पढ़ते थे। जैसे उन्हें पूरा वैदिक काल को डिटेल में लिख के दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक काल अपन पहले नहीं पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे वैदिक काल। लेकिन अब चूंकि उनने सिलेबस में क्या है, अलग से ही मेंशन कर दिया है, लिख के ही दे दिया है कि ये टॉपिक हैं। तो फिर अब उन टॉपिक को हमको थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। पढ़े हमने वैदिक काल के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि उनने अलग से लिख के दे दिया है तो थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। देखो, उनने पहला जो यूनिट है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास तो पहले भी पढ़ते थे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत हम पूरे भारत के इतिहास को पढ़ते थे। लेकिन अब उनने भारत के इतिहास में पहले ही टॉपिक क्या दिया है, संकल्पना एवं विचार। संकल्पना एवं विचार। संकल्पना एवं विचार। और देखो, संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत जो उन्होंने टॉपिक लिखे हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियां, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण की व्यवस्था, यज्ञ कर्म, बोधिसत्व और तीर्थंकर। तो उनने जो संकल्पना एवं विचार लिखा है, ये पूरा की पूरा क्या है, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम वैसे भी पढ़ते ही हैं। प्राचीन भारत वो दरअसल क्या है, हमको उस जड़ की तरफ ले जाना चाह रहा है जहां से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। अब देखो, हमने सबने भारत का इतिहास तो पढ़ा ही है, और भारतीय इतिहास का जो पहला कालखंड है, हड़प्पा सभ्यता, पूरी दुनिया का इतिहास तो वैसे तो कहां से चालू होता है, पाषाण काल से। ये तो कॉमन है, आप किसी भी देश में रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, यदि उस जगह का इतिहास पढ़ोगे तो सबसे पहला कालखंड क्या आएगा, पाषाण काल। ठीक है, भारतीय इतिहास में क्या है, पाषाण काल है। पाषाण काल के बाद फिर ताम्र पाषाण काल है, फिर कांस्य, हड़प्पा सभ्यता आती है, और हड़प्पा के बाद फिर क्या आता है, वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। तो देखो, इनने जो सिलेबस के अंतर्गत भारत की संकल्पना एवं विचार रखा है, वो यहां से उनका भारत चालू हो रहा है। देखो, हर देश का इतिहास की अपनी अपनी कहानी है, सबका इतिहास चालू यहीं से होगा। लेकिन अब सबकी क्या है, अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताएं होती, उसके अनुरूप वो अपने सिलेबस को डिजाइन करते हैं। यहां पर इनने इतिहास कहां से चालू करवाया है, वैदिक काल से, कि भारत की संकल्पना। और देखो, जो भारत की संकल्पना के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, ज्यादातर भारत की संकल्पना वैदिक काल में बनी है, वैदिक काल के बाद बनी है। बहुत सारे स्मृति ग्रंथ, मतलब देखो, इसमें आपको वेद पढ़ने हैं, फिर वेद के अंतर्गत अपन ने पढ़ाई है कि भैया वेद के अरण्यक होते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं। ये वैदिक काल, वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है, और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना में जो बदलाव होता है, उसके तहत क्या है, इस वैदिक काल की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव होता है। और हम ये देखते हैं कि पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, चतुर्वर्ण की व्यवस्था, पहले 3 वर्ण थे, फिर चौथा वर्ण आता है, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तक इस व्यवस्था में और परिवर्तन होता है। फिर बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद स्मृति ग्रंथ लिखे जाते हैं। पुराणों का तो कोई फिक्स टाइम ही नहीं है कि कब लिखे गए हैं, अपन फिर भी मान सकते हैं कि गुप्त काल तक पुराणों की रचना हुई है। तो गुप्त, वैदिक काल से गुप्त काल तक जो भारतीय संस्कृति है, जिसको मुख्य रूप से हम कहें हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, उसका जो टेक्स्ट लिखा गया है, उसका जो साहित्य लिखा गया है, उसी को फोकस किया गया है। और उसी साहित्य से हमको उनने चीजों को लिख के दिया है। तो ले दे के देखो क्या है कि भारत की संकल्पना या विचार, इसके तहत हमको क्या है, प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों को पढ़ना है। ज्यादातर हिस्से तो हम पहले भी पढ़ते ही हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया है, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को चालू करते हैं।
भारत की संकल्पना एवं विचार। और भारत की संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत पहले ही आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष की अवधारणा या संकल्पना। भारतवर्ष की अवधारणा या संकल्पना, सबसे पहले उनने हालांकि पहला टॉपिक लिख के दिया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब इसी कालखंड में हमको नॉलेज के संदर्भ में कौन कौन सी बातें आई, कौन कौन से व्यक्ति हैं वो देखना है। लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझे कि ये भारतवर्ष है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं। सिलेबस में उनने भारतवर्ष तो लिख दिया है, तो क्या भारत की हमको भौगोलिक जानकारी इकट्ठी करनी है? यदि भौगोलिक जानकारी होती तो ये इतिहास के चैप्टर में ना लिख के कहां लिखते, ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इतिहास के चैप्टर में इस भारतवर्ष को लिखा है, और उसके बाद के आप चाहे पहले के टॉपिक और बाद के टॉपिक देखें, पूरा फोकस क्या है, एंशिएंट इंडिया पे ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन भारत में जो भारत की संकल्पना बनती, मतलब भारत की संकल्पना कैसे बनी, भारत जो नाम पड़ा उसकी कहानी क्या है, ले दे के हमको केवल इतना ही जानना है। और देखो यहां पर भी फोकस क्या रहेगा, फोकस रहेगा हमारे साहित्यों पर, या कुछ अभिलेख में यदि हमको भारत की जानकारी मिलती है, कहां कहां हमको भारत की संकल्पना। और केवल देखो नाम की बात नहीं हो रही है, ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी को भी बताना पड़ेगा कि भारत की कहानी कहां से शुरू होती है। ठीक है ना। तो देखो अपन भारतवर्ष की कहानी को समझते हैं कि ये भारतवर्ष कहां से आया, कैसे आया, कौन ने इसका नाम रखा, क्या कहानी है। तो देखो सबसे पहले तो इस भारतवर्ष का आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ, भारतवर्ष नाम क्या है, भारत, भारतवर्ष मतलब भारत देश। तो आपको सबसे पहले तो इस भारत का शाब्दिक अर्थ, इस भारत का मतलब होता क्या है, कहां से आया वो देखेंगे। पहले तो शाब्दिक अर्थ, तो देखो ये भारत शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, भा प्लस रथ। दो शब्द हैं भा प्लस रथ। यहां भा का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति, प्रकाश या दीप्ति। और रथ का अर्थ है लीन होना या संलग्न होना। हाँ, लीन होना, लीन होना या संलग्न होना, लीन होना या संलग्न होना। तो देखो शाब्दिक अर्थ को देखें तो भारत का मतलब एक ऐसे स्थान से है जो प्रकाश में लीन है। अब प्रकाश में लीन होने का तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। यहां पर जो प्रकाश की बात की जा रही है ना, दरअसल ये आध्यात्मिक प्रकाश की बात है। आध्यात्मिक प्रकाश, ये क्या है, आध्यात्मिक प्रकाश की बात हो रही है। मतलब अभी यदि शाब्दिक अर्थ के हिसाब से आप भारत देश का अर्थ लगाओगे तो इसका मतलब होता है भारत एक ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जो निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश से, आध्यात्मिक प्रकाशमय रहता है। एक ऐसा स्थान जो निरंतर आध्यात्मिक प्रकाशमय रहता है, समझ रहे ना। प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश को एक ऐसा स्थान, या फिर ये सिर्फ एक मतलब इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है या केवल ये कहानी है। तो देखो अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम रखे गए हैं भारत के। जैसे एक नाम मिलता है प्राचीन भारत में जिसको कहते हैं जम्बूद्वीप, जम्बू द्वीप, एक नाम मिलता है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारत में जो सबसे पहले नाम मिलता है वो क्या मिलता है, जम्बूद्वीप। अब देखो जम्बूद्वीप की कहानी शुरू कहां से होती है। शुरू तो देखो सृष्टि के निर्माण के साथ ही होगी, कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ है। और चूंकि देखो ये सब सारी अवधारणा
धार्मिक ग्रंथों से निकल कर आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति कौन करेगा? सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति किसने की है? सृष्टि की उत्पत्ति की है ब्रह्मा जी ने। पता है, धार्मिकों का सबसे सरल आंसर है दुनिया की उत्पत्ति भगवान ने की है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। यहां तो आप ये मान लो कि ये सृष्टि की उत्पत्ति की जो कहानी, और ये कहानी कहां पे दी गई है? ये कहानी दी गई है भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में इस कथा का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में इस कथा का उल्लेख है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। तो सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी कर रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा काम अपने मानस पुत्र, मानस पुत्र, पूरा काम अपने मानस पुत्र स्वयं भव मनु को सौंप दिया था। क्या नाम है उनका? स्वयं भव मनु। ठीक है, देखो जम्बूद्वीप की कहानी शुरू कर रहे हैं अपन सबसे पहले कि जम्बूद्वीप श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी है, और बताया गया है कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने अपना ये पूरा काम अपने मानस पुत्र, मानस पुत्र मतलब होता है जो मन से उत्पन्न हुआ हो, उसको मानस पुत्र कह रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में इसी कहानी है। तो मानस पुत्र कौन थे? स्वयंभू मनु। तो इन स्वयंभू मनु को ये सृष्टि निर्माण का कार्य सौंप दिया। अब देखो, इस स्वयंभू मनु के दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं। एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है प्रियव्रत, और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद, ये सारे नाम याद रखने हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है, ब्रह्मा के लड़के स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के दो लड़के हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब देखो, ये स्वयंभू मनु से उत्तानपाद की कहानी, ये आगे कहानी सत्ता का ट्रांसफर होता है प्रियव्रत को, कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि के निर्माण से स्वयंभू मनु और अपनी सत्ता किसको सौंप दी है? प्रियव्रत को सौंप दी है। अब इन प्रियव्रत के होते हैं 10 पुत्र, 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों में से 3 हो जाते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, और जो 7 होते हैं, इन 7 पुत्रों में पृथ्वी का विभाजन होता है। पृथ्वी का विभाजन मतलब उनके साम्राज्य, क्योंकि अभी तो पूरी पृथ्वी ही उनकी है, सृष्टि का निर्माण ही उन्होंने किया है। तो यहां पर क्या है कि उनके 3 पुत्र तो ब्रह्मचारी निकल गए, बाकी के जो 7 पुत्रों हैं उनमें क्या है, पूरी पृथ्वी का उन्होंने बंटवारा किया। ठीक है, अब देखो, ये जो 7 पुत्रों में पूरी पृथ्वी का बंटवारा किया गया था, आप इसको ये समझ सकते हो कि जैसे आज हम महाद्वीप की संकल्पना देख रहे हैं, उसी रूप से इसको कहते थे सप्तद्वीप। ये जो 7 लड़कों को अलग अलग हिस्सा दिया गया था, उसको क्या कह रहे हैं? सप्तद्वीप। तो देखो, सप्तद्वीप के आपको नाम जानने, पूरी पृथ्वी बटी है 7 द्वीपों में। इसमें पहला एक है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। दूसरा है प्लाक्ष द्वीप, प्लाक्ष द्वीप। तीसरा है कुश द्वीप। चौथा शक द्वीप। पांचवा है क्रोच द्वीप, क्रोच द्वीप। छठवा शाल्म द्वीप।
साल्म द्वीप, और सातवां है पशकर द्वीप। पशकर या पुष्कर होगा, पुष्कर द्वीप। तो देखो पूरी पृथ्वी 7 हिस्सों में बटी थी, किसके? प्रियव्रत के 7 पुत्रों को उनने पृथ्वी दे दी थी। अब देखो इसमें से हमको ये कहानी जाननी क्या है, जम्बूद्वीप की, इसकी हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रियव्रत के 7 लड़के, और 7 लड़के में से हमको ये देखना है कि इस जम्बू द्वीप का शासक कौन बना था। और जम्बू द्वीप का जो शासन मिला था, जम्बू द्वीप का जो शासन था वो था अग्निग्र। क्या नाम था? अग्निग्र, ठीक है। प्रियव्रत के 7 लड़के थे, 7 लड़कों को अलग अलग हिस्सा मिला। हमको किसकी कहानी जाननी है? जम्बू द्वीप की। और जम्बू द्वीप का शासन कौन बना है? अग्निग्र। और देखो परंपरा कहां? ब्रह्मा से ही चालू हुई है, अग्निग्र। अब देखो ये जम्बू द्वीप, तुम ये मत सोचो कि वर्तमान भारत या अखंड भारत। जम्बू द्वीप दरअसल क्या है कि अब उस समय पृथ्वी का मैप की तो जानकारी थी नहीं, तो आप जम्बू द्वीप का मैप यदि गूगल करोगे तो आधी दुनिया जम्बू द्वीप के अंतर्गत शामिल है। पूरा आधे से ज्यादा एशिया, मतलब आधा चीन, आधा रसिया और पूरा मध्य एशिया मिला के ये इतना बड़ा क्षेत्र कहलाता था जम्बू द्वीप। तो इस जम्बू द्वीप का शासक कौन बना है? अग्निग्र। मतलब जम्बू द्वीप मतलब आप केवल भारत मत समझो, बहुत बड़ा, आधी पृथ्वी जम्बू द्वीप के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। तो मां ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु का पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत का पुत्र अग्निग्र, अग्निग्र को मिला अब जम्बू द्वीप का शासन। अब देखो इस अग्निग्र के होते हैं 9 पुत्र, अग्निग्र के होते हैं 9 पुत्र, और इन 9 पुत्रों में से एक पुत्र होता है जिसका नाम है नाभि। एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? नाभि है। और इस नाभि को इस जम्बू द्वीप में से एक हिस्सा मिलता है नाभि को, और वो हिस्सा कहलाता है हिमवर्ष के नाम से। हिम वर्ष, हिम हिमवर्ष का भूभाग किसको मिला? नाभि को। हिमवर्ष का भूभाग मिला किसको? नाभि को। तो समझ रहे हैं ना, जैसे साम्राज्य के टुकड़े होते हैं, जमीन के टुकड़े होते हैं, ऐसे ही अब टुकड़े होते जा रहे हैं। जम्बूद्वीप का पूरा शासन कौन कर रहा था? अग्निग्र। अग्निग्र के 9 पुत्र हुए और उन्होंने पूरा क्या है? साम्राज्य का बंटवारा किया। इस साम्राज्य के बंटवारे में अग्निग्र का जो लड़का रहता है, इनके बड़े लड़के का नाम है नाभि। नाभि को कौन सा हिस्सा मिलता है? हिमवर्ष, हिमवर्ष का भूभाग। और देखो ये जो हिमवर्ष कह रहे हैं ना, यही आपकी भारत भूमि है, जिसको आज हम भारत के नाम से जान रहे हैं। जम्बू द्वीप तो बहुत बड़ा है, उसमें से छोटा सा हिस्सा किसको मिलता है? नाभि को। और नाभि बन जाता है हिमवर्ष का शासक। और देखो जब ये नाभि हिमवर्ष का शासक बनते हैं, तो इस हिमवर्ष वाले भूभाग के लिए एक नया नाम आता है, अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष, ठीक है। तो देखो भारतवर्ष का एक नाम आपको जम्बू द्वीप तो मिलता ही है, जम्बू द्वीप है ही, इसके अतिरिक्त अब दूसरा नाम हमको मिल गया अजनाभ वर्ष। और अजनाभ वर्ष क्या है कि अग्निग्र के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र नाभि को जो हिमवर्ष का भूभाग मिला था, ये हिमवर्ष के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अजनाभ वर्ष, ठीक है। अब देखो फिर और आगे की कहानी है कि अजनाभ नाभि, इसके बाद इन नाभि के पुत्र होते हैं ऋषभ। ऋषभ, नाभि के पुत्र ऋषभ। इन ऋषभ के होते हैं 100 पुत्र, ऋषभ के 100 पुत्र। इन 100 पुत्रों में से इनका जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है, बड़ा लड़का, ज्येष्ठ पुत्र, और इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम रहता है भरत। और इसी के नाम से इस भूमि का नाम पड़ा भरतवर्ष या भारतवर्ष।
भारतवर्ष या भारतवर्ष। ठीक है, तो देखो जम्बूद्वीप एक नाम है, दूसरा नाम अजनाभ वर्ष है, और तीसरा नाम क्या है, भरत। राजा यहाँ था भरत, और भरत के नाम पे ही भारतवर्ष या भारतवर्ष इसका नाम पड़ता है। तो देखो भारत का हमने पहले शाब्दिक अर्थ देखा, फिर शाब्दिक अर्थ के बाद हम भारत के नामकरण की कहानी जान रहे हैं कि कब भारत का नाम भारत पड़ा, कैसे भारत का नाम भारत पड़ा। तो सबसे पहले इस भूमि का नाम तो जम्बूद्वीप था, और बताया जम्बूद्वीप एक बहुत बड़ा क्षेत्र, आधी पृथ्वी उसके अंतर्गत है। जम्बूद्वीप के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसको हिमवर्ष कहते हैं, इसका शासक नाभि रहता है, और इसी समय इसका एक नाम देखने को मिलता है, क्या नाम, अजनाभ वर्ष। फिर इनमें इनके लड़के होते हैं ऋषभ, ऋषभ का जो बड़ा लड़का होता है भरत, भरत के नाम पे ही इस भूमि का नाम क्या पड़ता है, भारतवर्ष। ठीक है, तो देखो ये तो एक कहानी है, और इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो जम्बू द्वीप उल्लेख है, ये अशोक के अभिलेख में भी नाम मिलता है, अशोक के अभिलेख। सिर्फ साहित्यिक नहीं, पुरातात्विक। लेकिन अब अशोक के अभिलेख तो पता है, अशोक तो मौर्यों के मौर्य साम्राज्य का शासक था, बहुत बात की कहानी अशोक तो। लेकिन अशोक के अभिलेख में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखो ये तो एक कहानी है किसकी, जम्बूद्वीप की, अजनाभ वर्ष की और भरत की। भरत, लेकिन ये जो भरत नाम से भारत भूमि का जो नाम पड़ा है, इसकी केवल एक कहानी नहीं है, ये तो एक कहानी है कहां पे, श्रीमद् भागवत पुराण में, और ये पूरी कहानी एक राजवंश के आधार पे इन्हें भरत नाम दिया है। इसके अतिरिक्त फिर क्या है, जब बाद में दूसरे ग्रंथ लिखे गए और भी अन्य पुराण लिखे गए, उन पुराणों में भी क्या है, अलग अलग हमको भारत के नाम की कहानी देखने को मिलती है। पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में जो भारत नाम है, इसकी दो तीन कहानी और देखने को मिलती है। एक कहानी तो कौन सी है कि एक राजा रहते हैं दुष्यंत, एक राजा है दुष्यंत, इन दुष्यंत का पुत्र है भरत। राजा दुष्यंत का पुत्र है भरत, और इन्हीं के नाम पे है भरत भूमि का नाम। अब राजा दुष्यंत की कहानी भी मिलती है कि ये जो राजा दुष्यंत की कहानी मिलती है, एक तो महाभारत में मिलती है, महाभारत, और ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत, और महाभारत के कोष्टक में लिख लेना आदि पर्व, कौन से हिस्से में है, महाभारत के आदि पर्व में ये दुष्यंत की कहानी। दुष्यंत की कहानी क्या है कि भाई देखो, ये जो राजा दुष्यंत रहते हैं, दरअसल इन दुष्यंत की कहानी महाभारत शुरू राजा दुष्यंत से ही होती है कि एक ऋषि रहते हैं विश्वामित्र, उनकी पत्नी थी मेनका, इनकी एक लड़की होती है शकुंतला। विश्वामित्र, मेनका और इनकी लड़की होती है शकुंतला। इस शकुंतला की शादी होती है पुरुवंशीय राजा दुष्यंत से। पुरुवंशीय राजा रहते हैं कौन, दुष्यंत, और इन दुष्यंत और शकुंतला का लड़का है भरत। और ये भरत कहां पैदा हुआ था, ये कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था। वो कहानी है अलग महाभारत में कि वो भूल जाता है, जो भी है, आपको तो एक याद नाम रखना है, राजा दुष्यंत। तो एक पुराणों में कहानी क्या है कि राजा दुष्यंत का लड़का है भरत, उस भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। एक कहानी ये हो गई, एक कहानी पहले बता दिया जो श्रीमद् भागवत पुराण में है, ये कहानी महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, दुष्यंत का लड़का भरत। फिर एक कहानी मिलती है दशरथ पुत्र, अयोध्या के शासक थे दशरथ, और दशरथ पुत्र है भरत, तो भरत के नाम पे इस भूमि का नाम भारत पड़ा। ये भी एक कहानी रामायण के आधार पे।
तीसरी एक और कहानी मिलती क्या है कि जो मनु है, मनु ही कौन है? भरत है। देखे ना, ब्रह्मा जी का लड़का जो स्वयंभू मनु उनका मानस पुत्र है। तो कुछ ग्रंथ, और कौन से ग्रंथ? मत्स्य पुराण यही कहता है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण। इन ग्रंथों के अनुसार क्या है कि मनु ही भरत है। ठीक है, तो देखो, राजा दशरथ का लड़का भरत, दुष्यंत का लड़का भरत, और एक कहानी कह रही है कि मनु ही भरत है। फिर एक कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल में पढ़ी। ऋग्वेदिक काल में क्या पढ़ी है कि जो दशराग युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध हुआ था, क्या है? भरत जन कबीले और दूसरे अनार्य और आर्य कबीलों के बीच। तो दशराग युद्ध में कौन विजयी होता है? भरत जन कबीला, भरत जन कबीला। इस भरत जन कबीले का राजा था सुदास। तो इसी भरत जन कबीला चूंकि दशराग युद्ध में विजयी होता है, तो यही भरत जन आगे क्या हो गया? भारत भूमि। मतलब वही जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य, और फिर वही देश। तो वही भरत जन कबीला क्या है? भारत के नाम से जाना जाता है। और फिर इस कहानी को ही जोड़ दिया जाता है कि ये भरत जन कुछ नहीं है, वही राजा भरत था। तो जो भरत एक राजा था, वो फिर एक जाति, एक गण के रूप में जाना गया, और वही गण फिर क्या है? एक देश के रूप में जाना गया। तो ये भी एक कहानी है भारत, भारत नाम की। ठीक है ना? तो देखो, भारत नाम की ही अलग अलग कहानी है। अब कौन सी कहानी सही है? तो कहानी तो कोई कुछ भी लिख सकता है, इसलिए कहानियों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। बाकी कोई ऐसा हमको पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि इस भूमि का नाम भारत कब और कैसे कहां पे पड़ा। कोई व्यक्ति ने इसका नाम नहीं रखा है। तो कहानी तो ऐसे ही है, बहुत सारी अलग अलग कहानी हमको समय समय पर देखने को मिलेगी। तो देखो, ये भारत शब्द की कहानी है। फिर और भी नाम हमको देखने को मिलते हैं इसके। हाँ, एक कहानी महाभारत की है कि ये जो महाभारत है ना, इसी से आगे चल के महाभारत कहां हुआ था? तो उन्होंने कहा महाभारत भारत में हुआ था। तो एक है कि भारत जो है वो कहां से निकला है? महाभारत से ही निकला है। एक कहानी ये भी है, आपको तो ये भी याद रखना है। फिर एक और नाम मिलता है पंच भारत, पंच भारत, 5 इंडीज। फाइव इंडीज, पंच भारत। और ये पंच भारत की संकल्पना, इस पंच भारत की संकल्पना ह्वेनसांग ने दी थी। ये पंच भारत नाम किसने दिया था? ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री था, अभी देखेंगे आएगा भारत में। तो वो एक तो पंच भारत नाम देता है, और एक और नाम देता है भारत भूमि को यनतू, यनतू। हेनसांग है, हेनसांग के विवरण पढ़ेंगे ना, सीयू की नाम से उसने एक किताब लिखी थी दूसरे व्यक्ति ने। उसने फिर यहाँ पे बताया था कि वो एक जगह गया था, भारत का जो नाम उल्लेख किया है क्या नाम से? चीनी नाम यनतू के नाम से उसने उल्लेख किया है। ठीक है ना? तो देखो, ये जो पंच भारत है, 5 इंडीज, पंच भारत मतलब 5 भूमि के हिस्से को उसने बोला है पंच भारत। और 5 भूमि के हिस्से कौन कौन से हैं? उसने भारतीय पूरा जो क्षेत्र इसको 5 हिस्सों में बांटा था। एक कहा था उसने उत्तरापथ, उत्तरापथ। दूसरा हिस्सा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तीसरा हिस्सा प्राच्य, प्राच्य। चौथा हिस्सा प्रवीच्य, प्रवीच्य। और 5वां हिस्सा है मध्य देश,
मध्य देश। ये 5 भूमि को मिला के उसने क्या बोला कि ये कहलाता है पंच भारत, पंचभूमि। और देखो 5 भूमि में भी उत्तरापथ तो आप समझ ही रहे हो, उत्तर का पूरा क्षेत्र, दक्षिणापथ दक्षिण का पूरा क्षेत्र, प्राच्य से उसके कहने का मतलब था आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, वो उस भूमि को उन्होंने क्या बोला, प्राच्य। प्रतीच्य का मतलब था भारत का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। और मध्य देश से उसका कहने का मतलब था यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा, यमुना प्लस ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा। ठीक है, तो ये पंच भारत, और इसी पंच भारत से भारत है। फिर एक नाम और देखने को मिलता है मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में एक नाम मिलता है वृहत भारत, वृहत भारत, ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर इंडिया। और ग्रेटर इंडिया से क्या मतलब था कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब ये 5 हिस्से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में क्या जोड़ दो, भारत के दक्षिण पूर्व के द्वीप को जोड़ दो, भारत के दक्षिण पूर्व के द्वीप, भारत के दक्षिण पूर्व के द्वीपों को जोड़ दोगे। अब देखो भारत का मैप देखोगे, उसके साउथ और पूर्व, तो पूर्व दक्षिण पूर्व के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो क्या संकल्पना बनती है, वृहत भारत, ग्रेटर इंडिया। और यह संकल्पना किसमें दी है, मत्स्य पुराण में दी गई है। ठीक है, फिर देखो इसी मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भेद बताए गए हैं। इसी मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भेद बताए गए हैं। भारतवर्ष के 9 भेद बताए गए हैं। 9 के नाम, एक को ने कहा इंद्रद्वीप, दूसरा कसेरू, तीसरा ताम्रपर्णी, चौथा गर्भस्तमान, पांचवा नागद्वीप, नागद्वीप, छठवा सौम्य, सातवां गंधर्व, आठवां वारुण, वारुण, और 9वां सागर। ये 9 हिस्से बताए हैं भारतवर्ष के, किसमें, मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो देखो ये भारत नाम की कहानी है। फिर इस भारत की भूमि को एक नाम और मिलता है आर्यव्रत। एक नाम हम और देखने को मिलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, आर्यवर्त, आर्य भूमि भी कहते हैं इसको, आर्यवर्त। और देखो आर्यवर्त की कहानी तो सीधी है, आर्यों की भूमि, क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, पूरा वैदिक धर्म आर्यों ने स्थापित किया है, ऋग्वेद जो उनके ग्रंथ हैं सब आर्यों ने लिखे हैं, आर्य लिखे हैं। तो इस जहां पर आर्य लोग रहते थे उसको ये खुद ही लोग क्या कहते थे, आर्यवर्त, ये भूमि आर्यों की है। तो एक नाम तो क्या है हमको, आर्यवर्त के नाम से मिलता है। फिर एक नाम हमको ब्रह्मवर्त भी मिलता है, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त भी यही क्षेत्र है, पूरा उत्तर भारत का जो आपका क्षेत्र है ना, इसी को ब्रह्मवर्त भी कह रहे हैं।
फिर एक नाम और मिलता है, हाँ, इंडिया। इंडिया, इंडिया की कहानी तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो यूनानी लोग थे, यूनानी यूनानी लोग क्या है, सिंध को इंडस कहते थे। सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस, इंडस। और भाई देखो, जहां पर सिंधु नदी है उस सिंधु को ये कह रहे हैं इंडस। तो सिंधु को, नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंध क्षेत्र या सिंधु क्षेत्र, तो इंडस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो इंडस क्षेत्र। तो यही इंडस आगे चलकर क्या नाम से बन गया, इंडिया। इंडिया। कल ही बताया था कि मौर्य काल में एक यूनानी राजदूत, क्या नाम था, मेगस्थनीस। मेगस्थनीस ने किताब लिखी थी इंडिका नाम से। तो ये इंडिका क्या बता रही है, इंडिका मतलब यही बता रही है, इंडिका, इंडस, इसका पूरी कहानी। तो ये इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने। फिर एक नाम और देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम भी किसने दिया है, ये नाम दिया है ईरानियों ने। ईरानी, ईरानी वही सिंधु, सिंधु से वो एस का उच्चारण नहीं करते थे, उनमें सा होता ही नहीं था, तो सिंध को वो हिंद कहने लगे, सिंध को हिंद। और बस इसी सिंध से हिंद और हिंद से हिंदुस्तान, ये कहानी है। ठीक है, तो इतना है आपको नामों का इतिहास। इतने ही भारत के अलग अलग नाम हैं, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूदीप। और भारतवर्ष की कोई एक कहानी तो नहीं है, भारत नाम की ही अलग अलग कहानी है। ठीक है ना, वायु पुराण, मत्स्य पुराण कुछ अलग कहानी कह रही है, महाभारत कुछ अलग कहानी कह रही है। और देखो, कल ही बताया था कि जैनों की भी कहानी चलती है, जैनों की भी अपनी कहानी है। बताया था ना, जैनों के जो तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, ऋषभदेव, जैनों के जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन ऋषभदेव के जो लड़के होते हैं वो ऋषभदेव, सॉरी ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ जैनों के तीर्थंकर हैं, जो अयोध्या के राजा हैं। ऋषभनाथ के, अयोध्या के राजा। ये जैन धर्म की कहानी है, अयोध्या के राजा ऋषभनाथ। और ये क्या है, जैनों के पहले तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर, जैनों के पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभनाथ अयोध्या के राजा थे। इनके दो लड़के हुए, एक पुत्र था बाहुबली और दूसरे पुत्र का नाम था भरत। तो बाहुबली तो दक्षिण में एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है, और ये जो भरत है इसी के नाम से भारत जाना गया। ये जैन धर्म की कहानी है। ऋषभनाथ, जो जिनके जैनों के पहले तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ के लड़के भरत, और भरत के नाम से ही इस भूमि को भारत भूमि के नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखो, ये तो भारत के नाम की कहानी है। ठीक है ना, हमने सबसे पहले भारत के शाब्दिक अर्थ को समझा कि भारत का शाब्दिक अर्थ क्या है, और शाब्दिक अर्थ आप बता दोगे, एक ऐसा स्थान जो आध्यात्मिक प्रकाश से, मतलब प्रकाश तो है, लाइट तो जल रहा है, लेकिन कौन सा लाइट जल रहा है, आध्यात्मिकता का लाइट जल रहा है। और आध्यात्मिकता के प्रकाश से जो स्थान प्रकाशमान होगा वो स्थान कहलाएगा भारत। तो ये तो शाब्दिक अर्थ था। और फिर नाम कहां से आया भारत, तो फिर इसकी बहुत सारी कहानियां देखी। सबसे शुरू वाली कहानी क्या है, जम्बूद्वीप वाली कहानी है, कि जम्बूद्वीप ब्रह्मा जी के लड़के, और फिर वो भरत की कहानी, फिर दुष्यंत की कहानी, फिर महाभारत की कहानी, रामायण की कहानी, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। ठीक है ना, देखो, ये तो भारत के नाम की कहानी है। फिर अपन को थोड़ा सा इसमें भारत के भौतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र को भी देखना है। भौतिक एवं सांस्कृतिक, और भौतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों की जहां तक बात है, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात है, तो देखो, भारत में क्या है,
पवित्र नदियों का उल्लेख है हमारे धर्म ग्रंथों में, पवित्र नदियां। ठीक है, और पवित्र नदियों में सबसे पहले तो सप्त सिंधु वाली नदियां हैं, सप्त सिंधु वाली नदियां। और सप्त सिंधु में आप जानते हो कौन कौन सी नदियां हैं, उनके पुराने नाम भी आपको पता होने चाहिए, है ना। बितस्ता, परुसणी। तो उस वैदिक काल में जो नदियों के नाम थे वो नदियां हैं। फिर गंगा यमुना को तो गंगा यमुना कहा गया, नर्मदा को उल्लेख रेवा के नाम से हमको मिलता है। तो ये पवित्र नदियों की कहानी है। अब इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है जो तुमको याद करना है, वो वैदिक काल की जो नदियां थी उन्हीं को याद कर लेना, बाकी नदियों का नाम तो सेम टू सेम ही मिलता है। दूसरा फिर क्या, यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों में सरोवर की चर्चा है। भारत भूमि में सरोवर, कौन कौन से सरोवरों की चर्चा है। एक, ये सरोवर का उल्लेख कहां पे है, भागवत पुराण में, भागवत पुराण। भागवत पुराण में सरोवरों का उल्लेख है। पहला सरोवर है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। दूसरा नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। कैलाश मानसरोवर तो जानते हो हिमालय में है, नारायण सरोवर गुजरात में है। पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर ये अजमेर में है, पुष्कर सरोवर। फिर एक और है पंपा सरोवर, पंपा सरोवर ये है मैसूर में, पंपा सरोवर मैसूर में। फिर एक और है बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर कहां पे है, सिद्धपुर गुजरात में, सिद्धपुर गुजरात में। तो देखो भागवत पुराण में 5 सरोवरों का उल्लेख मिलता है। नदियों का उल्लेख तो अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, नदी हो गई, सरोवर हो गया। फिर कुछ पर्वतों का उल्लेख है भारतीय धर्म ग्रंथों में, पर्वत। और पर्वत की 2 कैटेगरी है, एक तो कुछ प्रमुख पर्वत का उल्लेख है, और कुछ क्या है, धार्मिक पर्वत है, धार्मिक पर्वत, धार्मिक पर्वत। अब देखो प्रमुख पर्वत में तो आपका हिमालय है, विंध्याचल है, सह्याद्री है, नीलगिरी है, अरावली है, यही जो महेंद्रांचल है यही पर्वत है। धार्मिक पर्वतों में क्या है, कैलाश पर्वत, शंकर जी जहां रहते हैं, कैलाश पर्वत, नंदा पर्वत, नंदा देव, आबू पर्वत, माउंट आबू राजस्थान वाला आबू पर्वत, गिरनार, गिरनार की पहाड़ी गुजरात, गब्बर की पहाड़ी, चामुंडा पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत, तिरुमाला, मनसा देवी, पावागढ़, ये कुछ क्या है, धार्मिक पर्वतों का उल्लेख है, धार्मिक पर्वत। ठीक है, नदी हो गई, पर्वत हो गया, सरोवर हो गए। फिर आपको याद रखना है अलग से, हाँ, हमारे 4 धाम की, 4 धाम जो शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दक्षिण में रामेश्वर, इसको कहते हैं श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ कहां पे है ये, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में। शारदा पीठ,
शारदा पीठ पश्चिम की कहां है? गुजरात, द्वारका, शारदा पीठ। फिर है एक है ज्योतिर्मठ पीठ, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, ये कहां है? उत्तराखंड में। और इधर क्या है आपका? गोवर्धन पीठ जगन्नाथ, गोवर्धन पीठ जगन्नाथ, उड़ीसा। ठीक है, ये 4 धाम है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के 4 धाम शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, 4 अलग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। ठीक है, फिर इस 4 धाम के अतिरिक्त हमको पुराणों में 7 पुरी की जानकारी मिलती है। पुराण, पुराण में 7 पुरी, 7 पुरी, 7 पुरी मतलब 7 तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। और तीर्थ स्थल किसको कहते हैं? ऐसा स्थल जहां पर जाते से आपको क्या है? मोक्ष मिल जाए। मतलब तीर्थ स्थल क्या होते हैं? मोक्षदायक, स्वर्ग नहीं, सीधे मोक्ष मिल जाएगा। बस वहां जाओ, तीर्थ की यही जादू है तीर्थ में, इसलिए तो तीर्थ जाता है व्यक्ति। अब देखो 7 तीर्थ के नाम याद रखने हैं आपको। अयोध्या, मथुरा, काशी। अब देखो ये तो आपको पता होगा सब कहां है, सब तो उत्तर प्रदेश में है। चौथा माया, और माया का मतलब है हरिद्वार, ये उत्तराखंड में है, हरिद्वार। पांचवा कांची, तमिलनाडु, कांची। छठवा अवंतिका, अवंतिका मतलब उज्जैन। और 7वां है द्वारिका। ठीक है ना? तो देखो पुराणों में ये 7 पुरियों या 7 तीर्थ स्थलों की चर्चा है, 7 धामों की चर्चा है। 4 धाम तो वो अलग मेन है, अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो ये 7 हैं। अब हा? कांची तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। सब धार्मिक स्थल है, मंदिर बने हैं। आप जानते हो अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची, तमिलनाडु, जो अपने चोलों की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में रहती, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका। ये आपके क्या है? 7 पुरी है, 7 तीर्थ। तो देखो 4 धाम हो गए और 7 आपके क्या हो गए? पुरी हो गई, 7 पुरी। अब देखो 4 धाम ग्रंथों में तो 4 धाम यही हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन आजकल क्या है? 4 धाम, मिनी 4 धाम कह रहे हैं। मतलब उत्तराखंड में वहीं की वहीं उनने 4 धाम नाम दे दिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो गए 4 धाम। सरकार यात्रा करा दी 4 धाम की यात्रा। लेकिन वास्तव में आपसे पेपर में पूछे तो 4 धाम का मतलब क्या है? वही जो 4 पीठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, वही 4 धाम है। अब लेकिन 4 धाम का मतलब वो 4 धाम जो उत्तराखंड में ही, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया 4 धाम। नाम दे रहे हैं, नाम देने से कुछ नहीं, ग्रंथों में तो लेकिन क्या है? 4 धाम का मतलब यही है। 4 धाम हो गई, 7 पुरी हो गई। फिर इसके अतिरिक्त 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख कहां पे है? शिव पुराण में है, शिव पुराण। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। और ये ज्योतिर्लिंग कहां है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल, 12 ज्योतिर्लिंग। अब 12 ज्योतिर्लिंग के भी आपको नाम याद रखने हैं। सोमनाथ गुजरात में है, सोमनाथ। और गुजरात में एक और है नागेश्वर, ये भी गुजरात में है। गुजरात। तीसरा
मल्लिकार्जुन। यह है आंध्र प्रदेश में। चौथा केदारनाथ, उत्तराखंड। पांचवा महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ये दोनों आपके एमपी में है और ये उत्तराखंड। उत्तराखंड ओमकारेश्वर। फिर सातवां लिखना भीमाशंकर। भीमाशंकर। आठवां लिखना त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। और नौवा घृणेश्वर। घृणेश्वर। ये तीनों है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है। 10वां बैद्यनाथ। बैद्यनाथ या बैजनाथ भी कहते हैं। यह है आपका झारखंड में। झारखंड। और 11वां है विश्वनाथ, यूपी में। और 12वां है रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में उल्लिखित है। ठीक है, याद ही होंगे आधे से ज्यादा तो। अब देखो, इसके अतिरिक्त भागवत पुराण में, भागवत पुराण, भागवत पुराण में 108 शक्ति पीठों का उल्लेख है। 108 शक्ति पीठों का उल्लेख है भागवत पुराण में। 108 शक्ति पीठों का उल्लेख। अब 108 का नाम तो नहीं देखेंगे, बस इतना याद रख लेना कि भागवत पुराण में 108 शक्ति पीठ है। ठीक है। देखो, बस इतना ही है धर्म ग्रंथों में भारत के संदर्भ की कहानी। अब इसके बाद जो भारत की कहानी है वो तो आप पढ़ते ही हो ज्योग्राफी में, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारत के नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, भारत की भौगोलिक सीमा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण से उत्तर की लंबाई। जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं भारत भूमि के बारे में, कि उसका अक्षांशीय विस्तार, उसके दक्षिण में कौन सा समुद्र है, उत्तर में कौन सा समुद्र, अरब सागर कहाँ टच कर रहा है, बंगाल की खाड़ी कहाँ टच कर रही है, ये सारी कहानी तो वो भी आपको याद करना है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से हमको इतना भारतवर्ष के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो, ये अपनी जो नए सिलेबस में उनने एक टॉपिक चालू जोड़ा है भारतवर्ष, ये अपना कंप्लीट होता है। अब इसमें अपन को दूसरा टॉपिक देखना है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतवर्ष हो गया, भारतवर्ष की इतनी ही कहानी है। आपको जितने राजाओं और जितनी कहानी है सबको याद रखना है। उस भारतवर्ष में जो भी धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट सी नदी, नाले, पर्वत, पठार, मैदान जहां जिनका उल्लेख मिला है वो सब अपन ने देख लिया है। अब इसमें इन्होंने दूसरा टॉपिक जोड़ा है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है ना। तो अब इस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को अपन कल देखेंगे। ठीक है ना। अभी आज के लिए अपना इतना टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट, रोज अपन एक टॉपिक कंप्लीट